हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीबीटी 2 हो या फिर एसएससी जे 2025 या कोई भी एई जेई का एग्जाम जहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लेक्चर बेहतरीन लेवल पे हम अपडेट कर रहे हैं, तो पुराने लेक्चर्स देखना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और क्वेश्चन हमको सॉल्व कर रहे हैं। सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। क्वेश्चन इज ट्रांजिशन जोन इन कंक्रीट इज। तो ट्रांजिशन जोन जो कंक्रीट में वो क्या होता है? Concrete shrinks when allowed to dry in air at low relative humidity। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है और एयर का प्रेजेंस है तो जो कंक्रीट हमारी श्रिंक करने लगती है, क्या वो ट्रांजिशन जोन है? या फिर टाइम वेयर कंक्रीट ट्रांसफर फ्रॉम वेट फॉर्म टू ड्राई फॉर्म। तो वेट से जो ड्राई में हमारी कंक्रीट जो हमारी ट्रांसफर होती है, क्या उसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं? या फिर जोन बिटवीन एग्रीगेट एंड हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। तो जो हमारी जोन है जिसमें कंक्रीट में जो एग्रीगेट प्रेजेंट है और हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट प्रेजेंट है, उनके जोन के बिटवीन को क्या हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं? या लास्ट ऑप्शन है सीमेंट पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन हाइड्रेशन प्रोसेस। तो जो हमारी फ्रेश कंक्रीट होती है उसमें जो हमारा बेसिकली जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, अगर इसकी बात करते हैं जहाँ पर एग्रीगेट और हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट के बीच में जो टाइम जोन होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स props to be refixed immediately after removal of formwork। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्ट्रिपिंग टाइम जो है बेसिकली डिफरेंट फॉर्मवर्क के लिए हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला अगर हमारा वर्टिकल फॉर्मवर्क जो कॉलम बीम में लगाते हैं, तो अगर हम बात करें सबसे पहला होता है हमारा वर्टिकल फॉर्मवर्क कहाँ पर अप्लाइड कर रहे हैं? टू कॉलम वॉल्स बीम। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर हमें स्ट्रिपिंग टाइम कितना रखना पड़ता है? 16 से 24 आवर्स, 16 से 24 आवर्स रखना पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें, दूसरा है हमारा सॉफिट फॉर्मवर्क। दो चीजों के लिए अगर हम बात करें, सॉफिट फॉर्मवर्क होता है हमारा सॉफिट फॉर्मवर्क, ये बिल्कुल डिटेबल याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। सॉफिट फॉर्मवर्क पहला किसके लिए? टू स्लैब के लिए अगर है तो यहाँ पे कितना होगा? अगर हम बीम्स के लिए बात करेंगे तो टाइम पीरियड अलग होगा। तो सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब हमारा हो जाएगा 3 डेज, और अगर हम बीम की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 7 डेज। देन इट विल बी 7 डेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी जो चीजें हैं जिसकी, जैसे कि हमारा नेक्स्ट होता है प्रॉप्स के लिए। तो नेक्स्ट है प्रॉप्स टू स्लैब, जो हमारा है बेसिकली प्रॉप्स टू स्लैब। अगर हम बात करें पहला कौन सा कंडीशन होगी? जो स्पेन है हमारा, स्पेन का साइज जो है, स्पेन लेंथ जो है वो अप टू 4.5 मीटर है। और अगर सेकंड कंडीशन क्या होगी? जो स्पेन है मेरी 4.5 मीटर से ग्रेटर है, 4.5 मीटर से ग्रेटर है। तो पहला वाला जो प्रॉप टू स्लैब है उसमें जो हमारी स्पेन है 4.5 मीटर तक है, तो वहां पर हमारा जो टाइम पीरियड होगा, जो स्ट्रिपिंग टाइम पीरियड होगा वो 7 डेज। फिर इस कंडीशन में जब स्लैब हमारी जो हमारी स्पेन है वो 4.5 मीटर से बड़ी हो जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा 14 डेज। वेल, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेस। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा पॉइंट है प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस। तो बीम्स एंड आर्चेस में जब हमें प्रॉप, इसके लिए स्ट्रिपिंग टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्पेन को देखना पड़ता है। अगर स्पेन हमारा 6 मीटर तक है, स्पेन अप टू 6 मीटर है, तो वो हो जाएगा मेरा 14 डेज। और अगर स्पेन जो है स्पेन अगर मेरा 6 मीटर से ज्यादा है, स्पेन इज ग्रेटर देन 6 मीटर, देन वहां पर हो जाता है मेरा 21 डेज। तो ये मेरी टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए। वेल, अभी हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो हमारा प्रॉप है वो बेसिकली हम इमिडिएटली फॉर्मवर्क के रिमूवल के बाद हटा लेते हैं, और ये फॉर्मवर्क जो है मेरा बेसिकली बीम के लिए। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 7 डेज हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा, क्योंकि सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स। तो आप 7 डेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So C option is correct answer. Let's move to the next question. Next question is calculate the volume of concrete for given length 75 centimeter, breadth 45 centimeter, depth 40 centimeter। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मीटर में देखा है, सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, मीटर क्यूब में आंसर है, तो हम सबको चेंज करेंगे। एक हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया निकल के आएगा, जो कि हो जाएगा 0.135
meter cube, 0.135 meter cube. That means D option is the correct answer of this question. Let's move to the next question. Question है, as per IS 456, IS code जो 456 है 2000, the minimum grade of concrete to be used for plain concrete and reinforced concrete in concrete works exposed directly along the sea coast. Along the sea coast पे अगर हमारा करता है तो हमें क्या देना पड़ेगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो M20 और M30 हमारा आंसर होगा, लेकिन इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा एक्सपोज करता है सी कोस्ट से तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है? सीवियर कंडीशन होती है। तो पहले तो हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए, लेकिन हमें अभी ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। और टेबल क्या कहती है देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी जो कंडीशंस है, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपोजर एक तरफ लिखेंगे हम, एक्सपोजर कंडीशन एक तरफ हमारी आएगी, कैसी एक्सपोजर कंडीशन है। तो एक्सपोजर कंडीशन की अगर बात करें तो पहला कंडीशन होता है माइल्ड, फिर आता है हमारा मॉडरेट, माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट, मॉडरेट सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो फिर सीवियर, फिर आता है हमारा वेरी सीवियर एंड द लास्ट वन इज एक्सट्रीम कंडीशन, फिर हमारा आता है एक्सट्रीम कंडीशन। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, एग्जाम में आता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा प्लेन कंक्रीट के लिए और आरसीसी के लिए। तो मिनिमम हम देखेंगे, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक हो जाएगा हमारा प्लेन के लिए, एक हमारा आरसीसी के लिए। ये प्लेन कंक्रीट के लिए और ये हमारा आरसीसी के लिए। तो मिनिमम हमारा यहाँ पे कितना है बताया नहीं गया था टेबल में, लेकिन इसके लिए मिनिमम M20 होना चाहिए माइल्ड के लिए, फिर हम M15 और इसके लिए हो रहा है हमारा M25, फिर हमारे होता है M20 और ये हो जाता है हमारा M30 एंड यहाँ पर हो जाता है हमारा M30, M20 ही रहता है क्योंकि प्लेन के लिए मैक्सिमम M25 तक जाता है। तो यहाँ होता है हमारा M20 और यहाँ हो जाएगा मेरा M35 और यहाँ होता है मेरा M25 और यहाँ हो जाएगा मेरा M40। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। और अभी हमने देखा कि सी कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया के मतलब सी कोस्ट के डायरेक्टली एक्सपोज में है, मतलब हमारा कौन सी कंडीशन है? सीवियर कंडीशन। तो आपको कौन कौन से देखने पड़ेंगे? M20 एंड M30 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जरा देखते हैं M20 एंड 30, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। If the age of loading, if the age of loading increases, the creep coefficient of concrete will be, तो जो creep coefficient होता है हमारे कंक्रीट का, जिसको हम थीटा से शो करते हैं, अगर हम इसकी बात करें हम इसको कैसे करते हैं? किससे शो करते हैं? थीटा से शो करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हमारा एज जो है, लोडिंग का एज अगर इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो हमारा कंक्रीट का जो कोफिशिएंट है, जो क्रीप का कोफिशिएंट है, बेसिकली थीटा से जिसे डिनोट करते हैं, वो क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा इफ द लोड is greater than 28 days, otherwise it will decrease or remain constant। तो बेसिकली टाइम के साथ जो है क्रीप कोफिशिएंट, जो कंक्रीट का क्रीप कोफिशिएंट है, वो डिक्रीज होने लगता है, बी ऑप्शन। इसको हम एक टेबल से भी याद रख सकते हैं और आपको ये टेबल याद रखनी है। एक तरफ आता है हमारा लोडिंग एज, लोडिंग एज हमारा देखेंगे हम कितने दिन पे चेक कर रहे हैं। तो अगर 7 डेज पे चेक करते हैं, फिर 28 डेज पर और फिर हमारा वन ईयर पर। तो 1 ईयर पे जो हमारा कोफिशिएंट होता है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, या फिर क्रीप कोफिशिएंट होता है, वो होता है 1.1, फिर हमारा देखने को मिलता है 1.6 और 7 डेज पे होता है 2.2। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, कोफिशिएंट जो है हमारा क्रीप कोफिशिएंट, वो जो कंक्रीट का क्रीप कोफिशिएंट है वो डिक्रीज कर रहा है। दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's see the next question, and next question is about maturity of concrete is, तो maturity of concrete जो है वो किसके बात पर डिपेंड करती है? क्वेरिंग पीरियड पे, टेम्परेचर ऑफ क्वेरिंग पे, या टेम्परेचर ऑफ क्वेरिंग और क्वेरिंग पीरियड बोथ पर। तो बेसिकली ये दोनों ही बातों पर डिपेंड करती है, जो हमारा क्वेरिंग पीरियड है उस पर भी और जो कितना टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है क्वेरिंग के टाइम पे उस पर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सर्फेस while placing and compacting the concrete is called। तो बेसिकली सेग्रीगेशन कहा जाता है, ब्लीडिंग कहा जाता है, बल्किंग कहा जाता है, या फिर क्रीप कहा जाता है। क्रीप क्या होता है? जब हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक, हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो लोड है वो लगा रहता है, उसके वजह से जो चेंज हमें देखने को मिलता है उसके साइज में, उसको हम वॉल्यूम चेंज को हम क्रीप कहते हैं। अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें तो जितने भी हमारा कंक्रीट, बेसिकली कंक्रीट की बात करें, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इंपॉर्टेंट सबसे मिलकर बनता है। अगर सब हमारे अलग अलग हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए, तो उस प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहते हैं। बल्किंग क्या होता है? जब हमारी फाइन सॉइल होती है, फाइन सैंड होती है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज देखने को मिलता है, उसे बल्किंग कहते हैं। तो बेसिकली जब हमारी फ्रेश कंक्रीट हमने पोर की है, प्लेसिंग के टाइम पे या कॉम्पैक्टिंग के टाइम पे, उसमें जो वाटर है, जो वाटर उसमें प्रेजेंट था, वो अगर सरफेस पे आता है, तो इस तरीके की प्रोसेस को हम
ब्लीडिंग कहते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वाटर और सैंड और सीमेंट फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। अभी देखा था कंक्रीट में अगर वाटर, सैंड या सीमेंट जो भी उसके पार्टिकल्स है जिससे मिलकर कंक्रीट बन रहा है वो अलग अलग हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। दैट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। तो ये जो हमारे कांस्टेंट लोड लगता रहता है, कांस्टेंट लोड लगता रहता है, तो जो क्रीप स्ट्रेन है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के संग डिक्रीज होता है लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्योरिंग इज नॉट टू। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली क्योरिंग मतलब क्या है, पानी को डालना, कोई भी हमारी कंप्यूटर उस पर पानी को अप्लाई करना, तराई करना हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, या रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ। तो ये जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कम करना उसकी कोई भी कार्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिड्यूस। इट इज नॉट टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो वाटर है बेसिकली अगर हमें एवेपोरेशन हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा, तो श्रिंकेज से बचाने के लिए, एवेपोरेशन से बचाने के लिए हम क्वेरिंग करते रहते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट। तो जो कंक्रीट की रियोलॉजी है, बेसिकली कंक्रीट की स्टडी को हम रियोलॉजी कहते हैं। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कि इट डील्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है। इट डील्स विद द डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट इज द स्टडी एंड फ्लो ऑफ कंक्रीट, ये भी सही बात है। डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द रेट ऑफ शेयर एंड शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। रियोलॉजी में हम स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, रेट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, फ्लो के बारे में और डिफॉर्मेशन, इन सब की साइंस की स्टडी जो हम कंक्रीट के ऊपर करते हैं, इस पूरी स्टडी को हम रियोलॉजी करते हैं। तो एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट मीन्स 1 2 3 4 ऑल आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज डिस्क्राइबिंग द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो क्या वो पूछ रहा है कि जो रियोलॉजिकल बिहेवियर होता है फ्रेश कंक्रीट का, क्या वो न्यूटोनियन है या नॉन न्यूटोनियन है, जो शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट है वो कांस्टेंट रहता है उसका रेशियो, या फिर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का डिपेंड करता है शेयर रेट पे। तो पहली बात तो ये वो न्यूटोनियन नहीं है, नॉन न्यूटोनियन है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये दोनों तो गलत है। पहला स्टेटमेंट सॉरी रॉन्ग हो गया, न्यूटोनियन नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। अब 3 और 4 दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। अगर शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट का रेट कांस्टेंट, इनका रेट कांस्टेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। जो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन होता है उसका डिपेंड करता है शेयर रेट पे। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। That means B option is the correct answer of this question. Next question is in the grade M20 has a very few mixture of। तो बेसिकली अगर M20 की बात करें तो उसका क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। M15 होता है एक हमारे पास, एक M25 भी होता है, एक होता है M10 भी होता है। तो M10 की बात करें तो M10 होता है 1:3:6। फिर हम M15 की बात करें तो 1:2:4। और हम M20 की बात करें अगर, सबसे पहले M20 भी देख लेते हैं। तो M20 होता है 1:1.5:3। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1:1:2 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड्स हैं जिनका रेशियो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस। अभी जस्ट देखा था हमने स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो यहाँ पे फॉर्म वर्क जनरली कितने घंटों में रिमूव कर देते हैं। तो 16 to 24 आवर्स देखा था, मतलब 24 से 48 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कोहेजन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज नॉट परफेक्ट। कोहेजन का मतलब होता है दो पार्टिकल के बीच में जुड़ाव। तो अगर दो पार्टिकल ठीक से परफेक्टली जुड़े नहीं है, कोहेजन नहीं है, तो क्या होगा, कंक्रीट हमारी वीक हो जाएगी कंप्रेशन में, या वीक हो जाएगी टेंशन में, या स्टील ऑलवेज बी ओवर इनफोर्स। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी कंक्रीट है वो वीक हो जाती है टेंशन में, और टेंशन में वीक होना मतलब अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये वैसे भी वीक होती है टेंशन में। तो पहले कहाँ पे वीक होगी, टेंशन में वीक हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 0.7/√FC(K). 0.7/√FC(K). तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम इसकी बात करें तो ये पहला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है।
क्योंकि हम इसको 0.7 आप ck की पावर 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 हो जाएगा और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन. तो अगर हम बात करते हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन में जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो यूनिट है जिसको सिग्मा से शो करते हैं, उसकी होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मेगा पास्कल, या फिर हम इसे लिख सकते हैं मेगा पास्कल. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अलग अलग होती है. अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम ग्रेड लिखेंगे और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखेंगे. तो M10 की अगर बात की जाए, M10 की बात की जाए या M15 की बात की जाए, M10 या M15 की बात करें तो 3.5 होता है. M20 की बात करें या M25 की बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 होता है. और अगर मैं M30 की बात करूं, M35 की बात करूं, M40 की बात करूं, 45 की बात करूं, 50 की बात करूं, यहाँ पे इन किसी M की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सिग्मा की वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है, वो हो जाती है 5. ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए. और ये यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSA स्टैंड्स फॉर. MSA बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है, तो MSA क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, विच इज ए पॉइंट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है विच इज डिटरमाइंड बाय विच बेसिकली क्या हेल्प करता है, ये जो हमारे डिटरमाइन कह रही हूँ, ये हमारे किससे मिलते हैं, जो हमारे रॉक्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, उसको क्रश करके जो पाउडर फॉर्म में हमें ग्रेनुलर मटेरियल मिलता है, उसको हम MSA से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ क्यूब फॉर टेस्टिंग कंक्रीट शेल बी. तो जो हमारा कंक्रीट है उसकी जो साइज ऑफ टेस्टिंग है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर होगा 150 इंटू क्यूब का साइज हमारा 150 इंटू 150 इंटू 150 होता है. तो अगर हम मेरा एग्रीगेट का साइज 20 mm से कम है, 20 mm से कम है, तो हम लेते हैं 100 mm का क्यूब. तब हम क्या करते हैं, 100 mm का क्यूब लेते हैं. और स्टैंडर्डली हमारा अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm से ज्यादा है तो हम लेते हैं 150 इंटू 150 इंटू 150. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Let's move to the next question. If CaCl2 is added to concrete, it will act as an. तो CaCl2 हो या NaCl हो या Na2SO4 हो, या तो CaCl2 हो, NaCl हो या Na2SO4, ये सब एक्सलरेटर की तरह काम करते हैं. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेकिन अगर वहीं पे CaSO4 हो या शुगर हो या फिर लिग्नीन्स हो, इसका मतलब क्या है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिटार्डर की तरह स्लो कर देते हैं प्रोसेस को. ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिटार्डर की तरह. एनिमल या फिर वेजिटेबल ऑयल हो, तो वो एयर एंट्रेरर की तरह काम करते हैं. और लिग्नोसल्फेट्स हो या फिर एसिड्स हो, तो उनके सॉल्ट्स हो, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, हमारे प्लास्टिसाइजर की तरह. तो अभी राइट नाउ द आंसर इज एक्सलरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द नंबर ऑफ सैंपल शुड बी टेकन फॉर टेस्टिंग कंक्रीट डिपेंड्स. तो बेसिकली अभी जस्ट हमने देखा था कि जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है या फिर एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है या क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क है, उस बात पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वन क्वेश्चन इज फॉर ऑल यू गाइज. क्वेश्चन कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय शॉर्टर क्यूरिंग पीरियड, एज, हायर वाटर कंटेंट रेशियो, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. इसका आंसर जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए. टिल देन आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.